नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। इस तस्वीर को देखकर आपको ध्यान में आ गया होगा कि ये तस्वीर किसकी है। तो मैं आपको बता दूं, ये तस्वीर भारतीय संसद की है। संसद किसे कहते हैं, संसद का चुनाव कैसे होता है, संसद के कितने सदन हैं। तो संसद के 2 सदन हैं। संसद के अंग कितने हैं, संसद कानून निर्माण कैसे करती है। तो संसद क्या है ये तो आप सबको पता है कि केंद्रीय विधायिका का दूसरा नाम संसद है। और विधायिका सरकार का वो अंग है, क्योंकि पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि सरकार क्या है, सरकार के कितने अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जो कि सरकार का वो अंग है जो कानून बनाता है या कानून निर्मात्री संस्था है ये। तो संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है भारत की। और इसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, RS और LS। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं वर्तमान में, और 250 अधिकतम हो सकते हैं। और देश के उप जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। ये हमें पता है कि देश का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब ये पदेन क्या है, पदेन का मतलब एक पद के साथ दूसरे पद का भी भार हो या जिम्मेदारी हो, उसे कहते हैं पदेन। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति देश का उपराष्ट्रपति है, साथ साथ राज्यसभा का सभापति भी है, यानी राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है आपको पता है, जगदीप धनखड़ हैं। लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं वर्तमान में, तो इसमें अधिकतम कितने हो सकते हैं आपको पता है। तो अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, ऐसा संविधान में प्रावधान है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी। संसद की क्या भूमिका है, संसद के कौन से कार्य हैं, संसद कानून निर्माण का कार्य कैसे करती है, इन्हीं सब प्रश्नों पे अपना ये चैप्टर होगा, अध्याय है। और जो अपनी सोशल साइंस की बुक का तीसरा अध्याय है। और NCERT जो कि अपने बुक है, इसकी खूबसूरती है कि इसको हमने 6 क्लास से नहीं पढ़ा तो हमें ये समझ आने में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि जो 6 क्लास का विस्तार 7th में है, 7th का विस्तार 8th में है। कहने का मतलब ये कोरिलेट है। तो कोरिलेट होने के कारण कुछ बातें जो हम संसद क्या है, सरकार क्या है, सरकार के अंग कौन कौन से हैं, ये बातें हमें पता होंगी तभी हम संसद की बात कर पाएंगे। तो अब हम संसद की बात करने वाले, सरकार क्या है, सरकार के कितने अंग हैं। तो सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार राज्य का वो अभिकरण, वो मशीनरी होती है जो राज्य की इच्छाओं को क्रियान्वित करती है। क्योंकि राज्य दिखाई नहीं देता, सरकार दिखाई देती है, और सरकार का एक निश्चित समय के लिए चुनाव होता है, ये हमें पता है। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका के 2 अंग होते हैं, और केंद्रीय व्यवस्थापिका का नाम है संसद। इस चैप्टर में हम संसद यानी केंद्रीय विधायिका के साथ साथ राज्य विधायिकाओं की भी बात करेंगे, और ये कानूनों का निर्माण कैसे करती है। हम भारतीयों को इस बात पे गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। और इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति का क्या महत्व है, इस पे ही बात करेंगे और इसी को समझने की कोशिश करेंगे। यही तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। कौन सा? लोगों की सहभागिता, लोगों के निर्णय प्रक्रिया में भाग लेना। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है, क्योंकि संसद देश का दर्पण है। देश के हर भाग से चुनकर सांसद जो कि जनप्रतिनिधि होता है वो लोकसभा में जाता है। तो ये देश का दर्पण है, विचार विमर्श का बहुत बड़ा केंद्र है, बहुत बड़ा मंच है जहां जनता की बात रखी जाती है।
तो संसद एक बहुत बड़ा अभिव्यक्ति का केंद्र कह सकते हैं हम। इस अध्याय में हम देखेंगे किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद करती है। इसी आधार पर भारतीय संसद है वह भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक भी है और संविधान का केंद्रीय तत्व भी है। संविधान का केंद्रीय तत्व यानी संविधान, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कोई भी संविधान अच्छा नहीं हो सकता, उसे लागू करने वाले जो लोग हैं वो अच्छे होंगे, तब संविधान अपने आप अच्छा हो जाएगा। संसद का चित्र आप देख पा रहे हैं। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? तो लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए यानी किसके माध्यम से हम फैसला लें? तो ये जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब इस बात का एहसास हमारे राष्ट्रवादी जो भी नेता थे, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें उस समय महसूस हो गया था कि जब हम आज़ाद होंगे तो किस प्रकार की सरकार हमारे लिए ज़रूरी होगी। तो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष लड़ा था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों ने हिस्सा लिया और तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोग इसमें भाग लिया। हिंदू, मुस्लिम, गरीब, अमीर, महिला, पुरुष सभी इसमें भाग ले रहे थे। वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया की हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे कि स्वतंत्रता के क्या मायने हैं, समानता के क्या मायने हैं, निर्णय प्रक्रिया। क्योंकि ब्रिटिश सरकार मनमर्जी से अपने निर्णय ले रही थी, तो उस समय जनता को एहसास हो चुका था कि हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है, हम निर्णय प्रक्रिया में हमारा कोई रोल ही नहीं है। तो ब्रिटिश सरकार मनमर्जी से और अत्याचारी कानून बना रही थी। औपनिवेशिक शासन की तरह लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत थे। औपनिवेशिक शासन मतलब गुलामी के समय की बात हो रही है। सरकार बहुत सारे फैसले से लोग असहमत थे और उनके फैसलों की आलोचना तो उन्हें भारी, अगर कर भी देते आलोचना का, या तो उन्हें हक ही नहीं था, और कर भी देते तो लोगों को बहुत बड़ी उसके हर्जाना चुकाना पड़ता था। तो स्वतंत्रता आंदोलन में स्थिति बदल डाली थी और इस बात पे विशेष मांग उठ रही थी कि हम किस तरीके की सरकार बनाएंगे, देश आज़ाद हो जाएगा। तो 1885 में कांग्रेस बनी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कब बनी? 1885 में। कांग्रेस की मांग थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। जो कानून बनाने वाली संस्था है उसमें निर्वाचित लोग होने चाहिए। ब्रिटिश सरकार से उन्होंने मांग की और बजट पर चर्चा करने के लिए और प्रश्न पूछने का अधिकार भी हमें मिलना चाहिए। 1909 में आते आते लगभग 25 साल बाद ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया, 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसमें कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की बात कांग्रेस की जो कि उठाई गई थी वो मान ली गई। तो ये भी प्रश्न मोस्ट बनता है कि कब से ये बात निर्वाचित प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया? तो 1909 में। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई जाए शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ रहे दबाव के कारण बनी थी, लेकिन इसमें सभी वयस्क मताधिकार वाला इसमें कोई सिस्टम नहीं था। वयस्क मताधिकार यानी वर्तमान में 18 वर्ष से ऊपर का हर भारतीय नागरिक मत देने का अधिकारी है, उसे कहते हैं वयस्क मताधिकार, लेकिन ऐसा उस समय कोई नहीं था। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले जितने भी फैसले होंगे उसमें भाग लेंगे और उसको बदलने का, अगर वो गलत हैं तो उनकी बदलने की क्षमता भी उनके पास होगी। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र भारत के नागरिक भी बनने वाले थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब ये था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतें और उनकी मांग क्या है उनके प्रति सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा। अब ये चित्र दिखाया गया है जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जो ईवीएम कहलाती है। और 2004 में आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। ये मोस्ट पर्सन है कि कब किया गया पूरे देश में? 2004 में।
और इसमें 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हो गई थी, क्योंकि मतपत्र उससे पहले जो वोटिंग होती थी वो मतपत्रों से होती थी, और मतपत्र कागज का बना होता था, और कागज के लिए लकड़ी की जरूरत होती थी, पेड़ों की जरूरत होती थी, पेड़ काटने पड़ते थे। तो इस प्रकार से इतने पेड़ बच गए थे। संसद का कानून निर्माण का जो तरीका था, अब संसद के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए, इसके पक्ष में एक कारण बताइए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मैंने बता दिया कि क्या होता है, 18 वर्ष से ऊपर का हर भारतीय नागरिक। तो क्या भारत का संविधान लागू हुआ उस समय प्रत्येक जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था वो 18 वर्ष का ही था? नहीं था, क्योंकि उस समय 21 वर्ष का था, और ये बाद में संविधान संशोधन करके 18 वर्ष की उम्र की गई है। तो इतना हम ध्यान रखें। अब इसमें ये भी प्रश्न पूछा गया है कि क्लास का मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाए या विद्यार्थियों द्वारा। आपकी राय में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता या पड़ता है, इस पर चर्चा करनी है। अगर गुरुजी द्वारा या सर द्वारा मॉनिटर नियुक्त कर दिया जाए और आपको कह दिया जाए कि आपको इसी की बात माननी होगी, क्या आपके लिए वो सही रहेगा, या सभी जो क्लास के स्टूडेंट हैं वो मिलकर आप सब एक मॉनिटर चुने, वो सही रहेगा? तो आप समझ गए होंगे मेरी बात, क्योंकि आप अगर स्टूडेंट हैं, जो पढ़ रहा है वो सब स्टूडेंट हैं, तो जो आप खुद सेलेक्ट करोगे वही सबसे बेस्ट होगा। तो जनप्रतिनिधि भी हम ऐसे ही सिलेक्ट करते हैं, सार्वभौमिक यानी सभी मिलकर, न कि कुछ लोग और उनके प्रतिनिधि। किस तरीके से? अब सहमति और विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब होता है स्वीकृति देना, खुद की चाह के अनुसार लोगों की हिस्सेदारी, लोगों के निर्णय, लोकतांत्रिक सरकार का गठन करना, उसके कामकाज पे ध्यान रखना। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मूल बिंदु होते हैं, प्रस्थान बिंदु होते हैं। और इस तरह लोकतंत्र के पीछे मूल सोच ये होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एक अन्य सार्वजनिक संस्थान में भी नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। तो जनप्रतिनिधि को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं ये हमने देख लिया। ये और हमने कक्षा 6 और 7 में जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक थी उसमें प्रतिनिधित्व को भी देखा था। तो प्रतिनिधित्व यानी विधायक को क्या कहते हैं? एमएलए। ये कौन होता है और इसका चुनाव कैसे किया जाता है? तो इस बात को समझने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्द दोनों का प्रयोग होता है। प्रतिनिधि कौन होता है? जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला। एमएलए विधायक। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एमएलए होता है। राज्य विधानसभा और संसद यानी लोकसभा के बीच क्या फर्क है? क्या दोनों एक ही हैं? ये दोनों हैं तो कानून निर्मात्री संस्था। राज्य विधानसभा राज्य में कानून बनाने वाली संस्था होती है। संसद लोकसभा संसद केंद्र में कानून बनाने वाली संस्था होती है, और उसका एक लोकप्रिय सदन है लोकसभा, उसके बारे में पूछा है। विधानसभा राज्य विधायिका का कानून बनाने वाली संस्था का लोकप्रिय सदन है। तो क्या इसके बीच फर्क है? इस बारे में अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो आप बताएं, क्या ये दोनों सेम है, समान है? अब कुछ विषय दिए हुए हैं कामकाज संबंधी। इनमें से केंद्र सरकार कौन से कार्य करेगी और राज्य सरकार? चीन के साथ अगर कोई शांतिपूर्ण बातचीत करनी है, विदेश मामलों संबंधी बात है ये, यानी विषय है, ये सब्जेक्ट है, तो क्या ये किसका विषय होगा? केंद्र का या राज्य का? तो हाँ, स्वाभाविक सी बात है केंद्र सरकार का होगा। मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में 8वीं बोर्ड की परीक्षाओं से किसी को बाहर रखना है, तो इससे संबंधित कौन निर्णय लेगा? शिक्षा से संबंधित निर्णय कौन लेगा? राज्य सरकार। और लोग अजमेर और मसूर के बीच एक रेलगाड़ी चलाई जानी है, तो इसके बारे में कौन निर्णय लेगा? 1000 रुपये का नोट, नया नोट जारी करना, यानी 1000 रुपये का पुराना नोट है उसको अब नहीं चलाना, उसकी जगह नया चलाना है, तो इसका निर्णय कौन लेगा? तो ये सब विषय हैं जिस पे आपको बताना है कि ये विषय किसके अधीन है या किसके क्षेत्र में है, किसकी पावर में है। संसद की क्या भूमिका है? आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है
और ये सिद्धांत निर्णय प्रक्रिया की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन है। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं, जैसा हमने ऊपर देखा था। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा हुआ और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति संसद में भेजा जाता है और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं, कोई एक ही दल के सदस्य नहीं होते। जैसे इसमें 2019 का दिखाया गया है, केंद्र में लोकसभा में किस तरीके से किस दल को कितनी सीटें मिली और किसकी सरकार बनी। अभी ये जो प्रश्न है इनमें आप उत्तर दें, कौन सरकार बनाएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा किसके पास सीट है? 303 सीट किसके पास है? तो बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए? 272 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। टोटल सीटों का 50% प्लस 1 बहुमत होता है, तो उसको निकाल लें आप। कौन सरकार बनाएगा? यहाँ पर देख सकते हैं बीजेपी सरकार बनाएगी, सबसे ज़्यादा सीट है उसके पास। विपक्ष किसको कहा जाता है, उसकी क्या भूमिका होती है? तो विपक्ष लोकसभा इसमें सबसे बड़ा दल है, वो सरकार बना लेगा और उससे जो दूसरे दल हैं वो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। तो इसकी क्या भूमिका होती है? तो लोकतंत्र में विपक्ष की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है जितनी सत्ता पक्ष की होती है। जो सरकार बनाएगा उतनी ही भूमिका विपक्ष की होगी, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र ज़्यादा विकसित और ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकता, लोकतंत्र ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता। वो किसी भी दल के पास विशिष्ट बहुमत होगा, विपक्ष अगर कमज़ोर होगा तो वहाँ विपक्ष को दबा दिया जाएगा। जनता की आवाज़ कौन बनेगा? फिर सत्ता पक्ष अपनी मनमर्जी से करेगा। लोकसभा की में चर्चा के लिए कौन उपस्थित होंगे? क्या ये प्रक्रिया कक्षा 7 में पढ़ाई गई प्रक्रिया से जैसी ही है? तो आप यहाँ इसको देख लें, ये क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं। अब कुछ यहाँ भी प्रश्न हैं, इनके भी आपको जवाब ढूंढने हैं कि लोकसभा में किस राज्य के सांसद हैं वो सबसे अधिक हैं। आपके विचार में ऐसा क्यों है? सबसे अधिक सांसद हैं वो उत्तर प्रदेश से होंगे क्योंकि वहाँ जनसंख्या सबसे अधिक है। लोकसभा में किस राज्य के सांसदों की संख्या लोकसभा में किस राज्य के सांसदों की संख्या सबसे कम है? तो ऐसे कई राज्य हैं, उत्तर पूर्व के कई स्टेट हैं जहाँ उनके सदस्यों की संख्या कम है, तो उसका भी जनसंख्या है वो कम है। किस राजनीतिक दल ने अपने सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं? तो इसमें आप देख के बता दें आपके राज्य में कौन सा दल सरकार बनाएगा, कारण भी बताएं। तो अपने अपने राज्य, अगर आप यूपी से हैं तो वहाँ का बताएं, राजस्थान से हैं तो वहाँ का बताएं, गुजरात से हैं तो वहाँ का बता दें, यूपी बिहार से हैं तो वहाँ का बता दें, पश्चिम बंगाल से हैं तो वहाँ का बता दें। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, यानी संसद के अंग कौन हुए? एक राष्ट्रपति और दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा। और लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है, उससे पता चलता है कि इस राजनीतिक दल में कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। चूँकि लोकसभा में कुल 543 सदस्य होते हैं, चुने हुए निर्वाचित सदस्य 543 होते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करने का प्रावधान है। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने जरूरी हैं। संसद में 272 सदस्य होने बहुत जरूरी हैं। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि अब हमने अध्याय में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का या क्रियान्वित करने का कार्य करती है। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों से मंत्रियों का चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य संबंधी हैं, शिक्षा संबंधी, वित्त संबंधी इत्यादि कार्यों से संबंधी जो महत्वपूर्ण हैं उनका जिम्मा संभालते हैं।
अब केंद्रीय सचिवालय में 2 मुख्य इमारतें हैं जिनको आप देख पा रहे हैं। इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरे का नाम है नॉर्थ ब्लॉक। इसका निर्माण कब किया गया था? 1930 में, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था उस समय इसका निर्माण हो गया था। बाईं और साउथ ब्लॉक का चित्र इसमें दिख रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय है, रक्षा कार्यालय मंत्रालय और विदेश मंत्रालय भी इसी में है। दाईं और जो नॉर्थ ब्लॉक है, जहाँ वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय है, केंद्र सरकार अन्य मंत्रालय भी हैं केंद्र सरकार के, वो सब दिल्ली में स्थित है। अब यहाँ राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। अंडरलाइन रखें आप, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कौन सी है? राज्यसभा। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए जरूरी है कि उसे राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रकार राज्यसभा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का ये सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है, यानी ये दूसरा सदन है, तो दूसरा सदन पहले सदन द्वारा जारी या पारित किए हुए प्रस्ताव पे डिस्कस करेगा, उसकी समीक्षा करेगा, सही और गलत पर विचार करेगा। अगर ज़रूरत हुई तो उसमें संशोधन भी कर सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं द्वारा किया जाता है। तो आप अपने राज्य की आपका जो राज्य है, आप यूपी से हैं, गुजरात से हैं, बिहार से हैं, कहीं से भी हैं, तो अपने राज्य की जो राज्यसभा में जाने वाले सदस्य हैं उनकी संख्या आप ध्यान में रखें। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 233। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ऐसा प्रावधान है। सरकार को नियंत्रित करने का कार्य संसद करती है। मार्गदर्शन देना और जानकारी देना ये भी संसद का महत्वपूर्ण कार्य है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। कौन सा काल होता है? प्रश्नकाल। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है और इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज की जानकारी हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका यानी सरकार पर नियंत्रण रखती है और सवालों के माध्यम से सरकार को और खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। अब बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता, या उनमें कहने का मतलब वो इसमें अंतर नहीं कर पाते कि कार्यपालिका क्या है, सरकार क्या है, व्यवस्थापिका क्या है। तो इसका हमने देख लिया कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका है जिसका दूसरा नाम सरकार भी है, वो उनको लागू करती है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधि यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका होता है। सरकार के सवाल किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। सरकार से सवाल पूछना सांसद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। वे सरकार की नीतियों पर और उनके कार्यक्रमों पर उनकी कमियों को सामने लाते हैं जनता के, और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं, ताकि नेक्स्ट जब भी सरकार बने तो वो भी अपना कुछ बहुमत हासिल कर सकें। इसके लिए विपक्ष स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। उपरोक्त प्रश्न के माध्यम से महिला और बाल विकास जानकारी एक मंत्री किस तरीके से प्रश्न पूछता है, एक सांसद सरकार से किस तरीके से प्रश्न पूछता है, उसका ऊपर दिखाया गया फीडबैक, उसका फिर फीडबैक मिलता है। नए कानून किस तरीके से बनते हैं, तो कानून बनाने में संसद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं और ये संसद की जिम्मेदारी है कि उन लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहे और उस पर कानून बनाए। जैसे इसमें अंग्रेजी शासनकाल में 1870 का कानून बना था, जो कि राजद्रोह कानून को एक मनमाना कानून कहा गया, और ये कानून जो कि शासन का उल्लंघन करता तो उसके लिए सजा का प्रावधान किस तरीके से था, एक प्रकार से शासन का उल्लंघन माना जाता था। अगर मनमाना कानून हो, अप्रिय कानून हो, तो ये घरेलू हिंसा पे कानून बनाया गया था, जिसको आप देख सकते हैं। जेंडर इक्विलिटी के लिए सतत विकास के 5 लक्ष्य हैं। 5वां लक्ष्य है लैंगिक समानता। सतत विकास जो भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर विकास किया जाता है उसे कहा जाता है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
और इसमें 5वां लक्ष्य है वो है लैंगिक समानता। 1% और क्लियर हो रहा है अपना कि इसमें 5वां लक्ष्य क्या है, लैंगिक समानता। सतत विकास क्या है ये भी हमने जान लिया। तो पुरुष और महिला के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, ये इसके माध्यम से दिखाया गया है कि किस तरीके से बातचीत हो रही है, किस प्रकार से इस कानून के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, और सरकार ने अंत में इसको मान लिया और एक कानून पारित कर दिया। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून हो तो भी जनता आवाज़ उठा सकती है और उनमें संशोधन करवा सकती है, और न्यायपालिका के पास पावर है न्यायिक पुनर्वलोकन का। तो न्यायपालिका न्यायिक पुनर्वलोकन द्वारा संसद द्वारा बनाए हुए कानून और कार्यपालिका द्वारा क्रियान्वित किए हुए कानूनों को वैध और अवैध ठहरा सकती है। तो राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। अब आपको कुछ प्रश्न के उत्तर देने हैं कि कौन सा राजनीतिक दल अभी आपके, जैसा कि हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन में 2 स्तर होते हैं, एक केंद्र स्तर और एक राज्य स्तर, और दोनों में समान स्तर होता है लगभग। तो कौन सा राजनीतिक दल अभी आपके राज्य में कार्यरत है? जैसे आप यूपी से हैं तो आपको पता है बीजेपी सरकार है, और केंद्र में भी वर्तमान में बीजेपी सरकार है, तो ये आपका उत्तर होगा। आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है? निर्वाचित प्रतिनिधि यानी एमएलए और एमपी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो दोनों का आपको लिखना है, राज्य में कौन है और केंद्र यानी लोकसभा के लिए कौन चुना हुआ है। अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है, राज्य सरकार का भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान में वर्तमान में विपक्षी दल कौन सा है? बीजेपी है। और सत्ता पक्ष कौन सा है? कांग्रेस है। वैसे ही केंद्र में वर्तमान में विपक्षी दल कौन सा है? कांग्रेस है। पिछले चुनाव कब हुए थे ये भी बताना है। तो पिछले चुनाव 5 साल के अंतराल से होते हैं, तो आप ये देख के बताएं कब थे पहले। अगले चुनाव कब होंगे? तो अगले चुनाव केंद्र में 2024 में होंगे। अगर आप राजस्थान से हैं तो 2023 में यहाँ अगले चुनाव होंगे। आपके राज्य में कितनी महिला प्रतिनिधि राज्य सरकार में विधायक कौन भी बतानी है, और केंद्र में लोकसभा के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी भी बताना है। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न, या कहें कि आपका एक समझ आधारित जो चैप्टर था वो हमने क्लियर कर लिया। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत से प्रश्न देखने को मिलेंगे, और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके समझ को बढ़ाने वाली हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि इस प्रकार का एनसीईआरटी का अपन कोई भी चैप्टर हल करें। वैसे मैं सोशल साइंस को आपको हर चैप्टर क्लियर कराऊंगी, तो आप बेल आइकन दबा लें ताकि आप तक अच्छी नॉलेज है वो पहुंच सके। थैंक्स।